नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम कंप्लेंट यानी परिवाद की परिभाषा समझेंगे, कंप्लेंट की डेफिनेशन समझेंगे। साथ ही मेरे दोस्तों, डीम्ड कंप्लेंट क्या होता है उसको समझेंगे। साथ ही डीम्ड कंप्लेनेंट कौन होता है उसको समझेंगे। फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट क्या होगा, क्या जब आप कोई शिकायत करते हैं, कोई कंप्लेंट देते हैं, तो क्या कोई फॉर्मेट है, इसका कोई फॉर्मेट है जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही वो लिखी होनी चाहिए। तो इस तरह की क्वेश्चंस हम आज के इस लेक्चर सीरीज के अंदर समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कब कोई कंप्लेंट एक डीम्ड कंप्लेंट बन जाती है, कब कोई जो डीम्ड कंप्लेनेंट कहलाएगा। तो इन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये लेक्चर सीरीज जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या इससे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के, क्या इससे क्वेश्चंस बनते हैं प्री के। तो इन सभी सवालों के मैं आज जवाब दूंगा इस लेक्चर सीरीज के अंदर। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज एच ऑफ बीएनएस 2023 जिसके अंदर कंप्लेंट यानी परिवाद की परिभाषा दी गई है और इसको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ेंगे किसके साथ, सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी यानी कंप्लेंट परिवाद को सीआरपीसी में 2D के अंदर डिफाइन किया गया। तो हम समझेंगे कि कुछ चेंज है, अगर कुछ चेंज है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन सभी चीजों को हम बारी बारी करके समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं, कंप्लेंट की डेफिनेशन को समझते हैं कि कंप्लेंट का मतलब क्या है। जनरल में आपको बताऊं, आम भाषा में आप कंप्लेंट क्या समझते हो। कोई एक ऐसी शिकायत जो आप किसी अपने स्कूल में आपने अपने किसी स्टूडेंट के उसके खिलाफ प्रिंसिपल को दी हो, किसी और की शिकायत आपने प्रिंसिपल से की हो, किसी की शिकायत आपने अपने ब्रदर की शिकायत अपने फादर से की हो, है ना, अपने सिस्टर की शिकायत आपने मदर से की हो, ये सब कंप्लेंट होता है। जनरली लोग जो कहते हैं कि पुलिस को कंप्लेंट दे दो, तो सामान्यतः मैं कहूं जनरली तो ठीक है, पर लॉ हमारा इसकी परमिशन नहीं देता। लॉ जो है हमारा, कानून जो है, वो ये कहता है कि कंप्लेंट जो होगी ऑलवेज टू दी मजिस्ट्रेट होगी। जो कंप्लेंट होगी वो मजिस्ट्रेट के लिए होगी, ये हमारा सीआरपीसी हमें बताता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज एच अगर हम देखें, या सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी देखें, कंप्लेंट की अगर हम इसमें परिभाषा देखें, परिवाद की अगर हम परिभाषा देखें, तो मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा जो ये शिकायत होगी वो मजिस्ट्रेट के लिए होगी। तो पुलिस ऑफिसर को जो हम कहते हैं कि कंप्लेंट दे दो, एक्चुअल में हमें वो कहना चाहिए इंफॉर्मेशन दे दो। तो पुलिस को क्या देनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, कंप्लेंट कभी देनी नहीं होती है। पर जनरल टर्म में हम क्या बोलते हैं कि कंप्लेंट दे दो। तो लॉ के अकॉर्डिंग तो वो गलत है, हाँ जनरली सामान्यतः अगर देखा जाए तो वो बात सही है। ठीक है, तो हम यहाँ लॉ पढ़ने बैठे हैं, लॉ समझने बैठे हैं, तो हमें लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना है। एक बात ये, प्री में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, वेयर यह जो ये कंप्लेंट है डिफाइन, वेयर इज कंप्लेंट डिफाइन। सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाता है तो सेक्शन 2D और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाए तो 2 सबसेक्शन 1 का एच याद रखना है। जी हाँ दोस्तों,
अब कंप्लेंट को एक एक टुकड़े में डिवाइड करके मैं आपको समझाता हूं। कंप्लेंट का मतलब क्या है? मींस एनी एलिगेशन। तो कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट क्या बगैर एलिगेशन के हो सकती है? आप ये कह रहे हो कि मुझे कंप्लेंट है पर उसमें एलिगेशन नहीं है, तो वो कंप्लेंट कहाँ हुई? वो तो हमारा लॉ भी है वो यही कहता है कि एनी एलिगेशंस, मतलब एक जो कंप्लेंट है उसके अंदर पहली चीज जो है वो एलिगेशन होनी चाहिए। अब ये एलिगेशन या तो आप बोल के बताओगे या लिख के बताओगे। तो एलिगेशन या तो वो ओरली बनाए गए होंगे या राइटिंग में होंगे टू अ मजिस्ट्रेट। देखो ये कीवर्ड जो याद करना, तो यहां से जवाब आता है कि कंप्लेंट ऑलवेज इसके लिए होगी, मजिस्ट्रेट के लिए होगी। ठीक है, तो बताया कि कंप्लेंट का मतलब क्या है कि किसी एलिगेशन से है जिसे चाहिए तो ओरली बनाया गया हो यानी मौखिक, या राइटिंग में यानी लिखित में, टू अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के लिए बनाया गया विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस सेक्शन। और ऐसे एलिगेशंस, ऐसे जो ओरली या राइटिंग में जो एलिगेशंस बनाए गए थे मजिस्ट्रेट के लिए, वो किस लिए बनाए गए हों? वो इस व्यू के लिए बनाए गए हों ताकि इस संहिता के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सके, एक्शन लिया जा सके। दैट सम पर्सन whether known or unknown has committed an offense। तो इस संहिता के अंतर्गत उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। किसके लिए एक्शन लिया जा सके? कोई ऑफेंस उसने कमिट किया, कोई अपराध कर दिया है, कोई अपराध किया है, तो उसके ऊपर इस संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब क्या ले सके? एक्शन ले सके इस संहिता के अंतर्गत। अब साथ ही इसमें ये हो सकता है कि वेदर नोन और अननोन। अब जो आप शिकायत दे रहे हो कि किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया, तो हो सकता है इसको आप जानते हो सकता है इसको ना जानते हो। तो दोनों ही सिचुएशन इसमें आती हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट जो चीज लिखी है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, इसको आपको याद रखना। प्री से क्वेश्चन डायरेक्ट इससे कई बार पूछा गया है कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती कंप्लेंट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है मैं आपको बताऊं तो ऐसे समझो, अगर पुराने लॉ 173 सब क्लॉज सबसेक्शन 2 में जब इन्वेस्टिगेशन कोई पुलिस कंप्लीट कर लेती है और जब चार्जशीट कोर्ट में देती है, उससे ही हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। तो वही पुलिस रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि वो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। अब आप इसलिए कि लिखा क्यों उन्होंने? क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में भी क्या होते हैं? एलिगेशंस होते हैं, ओरली होंगे या राइटिंग होंगे। और किसके लिए होती है? वो मजिस्ट्रेट के लिए होती है। इसलिए होती है ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। और वो किसके रिगार्डिंग ही होती है? किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग ही होती है। और उसमें भी कोई पर्सन होता है और वो नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है ना। अब पर्सन के लिए मैंने बताया कि पर्सन का मतलब ऑलवेज आप क्या निकालोगे? मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, है ना। साथ ही बॉडी ऑफ पर्संस, एनी एसोसिएशन, एनी कंपनी, इतने मतलब निकालोगे। मतलब नेचुरल पर्संस तो है ही, आर्टिफिशियल पर्सन को भी आप समझ के चलोगे। तो आर्टिफिशियल पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट हो या नेचुरल पर्सन के अगेंस्ट हो, और ऐसा आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन चाहे वो नोन हो चाहे अननोन हो, यानी जानकार हो या जानकार ना हो, पर उसने अगर ऑफेंस किया है तो उसके विरुद्ध कंप्लेंट दी जा सकेगी। तो ये थी कंप्लेंट। पुलिस रिपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं, उन्होंने इसीलिए लिखा कि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पुलिस रिपोर्ट के अंदर भी यही सब तथ्य पाए जाते हैं, इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। तो एक अगर मैं सिंपल लाइन में कहूं कि कंप्लेंट परिवाद का मतलब क्या है, तो परिवाद का मतलब एक ऐसी शिकायत से है जो मजिस्ट्रेट के लिए होती है, और वो ओरली हो या राइटिंग में हो, और वो इसलिए हो ताकि मजिस्ट्रेट को उसके ऊपर एक्शन ले सके किसी पर्सन के ऊपर। और वो पर्सन हो सकता है नोन भी हो या अननोन हो।
पर उसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं। इतनी सी बात आपको समझनी। अब दोस्तों मैं डायग्राम बनाया मैंने कंप्लेंट का, आप इसको समझ ले। कंप्लेंट का मैंने डायग्राम बनाया, आप इसको समझिए। तो फॉर्म क्या होगी, या तो ओरल में होगी कंप्लेंट या राइटिंग में होगी। अब किसके लिए होगी, कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए होगी, या तो वो कॉग्निजेबल की बात कर रही होगी या नॉन कॉग्निजेबल की बात कर रही होगी। आप कोई शिकायत लेके जाओगे तो ये तो वो संज्ञेय अपराध की बात कर रही होगी या असंज्ञेय अपराध की बात। दोनों ऑफेंस में से कोई एक ऑफेंस की तो बात करोगे ही आप। अब जो शिकायत आप लेके गए हो ये तो नोन पर्सन के लिए होगी या अननोन पर्सन के लिए होगी। और पर्सन में मैंने आपको बता दिया कौन कौन इंक्लूड है ऑलरेडी। मेड टू अ मजिस्ट्रेट होगी किसके लिए इस तरह की कंप्लेंट बनाई जाएगी, तो वो मजिस्ट्रेट साहब के लिए बनाई जाएगी, ना कि पुलिस ऑफिसर के लिए। पर सामान्यतः हम यही बोलते हैं, कोई अगर क्लाइंट आता है, कोई भी आता है कि एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दे दो, एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दो। पर लॉ बड़ा क्लियर कहता है कि वो शिकायत नहीं, एक्चुअल में आप इंफॉर्मेशन देते हो, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई। आप मेंस में इस तरह के डायग्राम बना के लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया परिवाद को परिभाषित कीजिए या डिफाइन दी कंप्लेनेंट, डिफाइन दी कंप्लेंट का अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से एक डायग्राम बना के भी दे सकते हो। पहले डेफिनेशन दे दो, फिर इस तरह से डायग्राम बना दो, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझ। ये हुई यहां तक बात मेरे दोस्तों। अब समझ लेते कि इसेंशियल ऑफ वैलिड कंप्लेंट। एक कंप्लेंट कब वैलिड मानी जाएगी, उसके अंतर्गत क्या क्या इसेंशियल्स होने चाहिए, तो आवश्यक जो तत्व है वो क्या होने चाहिए। तो फॉलोइंग आर इसेंशियल ऑफ वैलिड कंप्लेंट। एक सही शिकायत के लिए जो इसेंशियल चाहिए वो ये है, एलिगेशन मस्ट बी अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो जो आप एलिगेशन उसमें दे रहे हो वो क्या होनी चाहिए, कमीशन ऑफ ऑफेंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए, है ना। कमीशन ऑफ ऑफेंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए, यानी कोई अपराध किया गया है इसके रिगार्डिंग होनी चाहिए। और कोई अपराध किया गया है वो कैसा अपराध किया गया है, या तो संज्ञेय अपराध किया गया है या असंज्ञेय, यानी ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो एलिगेशन है वो ऑफेंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए, तो कॉग्निजेबल के या नॉन कॉग्निजेबल। कमीशन ऑफ ऑफेंस, या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया। ऑफेंस में बी कमिटेड बाई नोन और अननोन पर्संस। ये जो ऑफेंस है वो कमिटेड किया होना चाहिए। मतलब कमिटेड का मतलब क्या है आपको मैं बताऊं, अपराध का किया होना चाहिए, अपराध हुआ होना चाहिए। अब वो अपराध हुआ होना चाहिए, किसके द्वारा हुआ चाहिए, तो नोन पर्सन के द्वारा होना या अननोन पर्सन के द्वारा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अगर समझाऊं, कई बार आपने देखा होगा कि चोरी की एफआईआर आप बड़ा समझो, चोरी का केस एक देखो, उसमें आपको देखने के मिलेगा चोरी के केस में कई बार तो जो हम चोरी करने वाले को देख लेते हैं और जानते हैं वो नोन ही पर्सन होता है, तो उसके अंगेज देते हैं कि फलाने व्यक्ति ने चोरी की है मेरे सामान की। कई बार ये हम आते हैं घर पे देखते हैं कि हमें पता ही नहीं किसने चोरी करी है, तो वो अननोन हो गया। पर ऑफेंस तो कमिटेड हो गया, क्योंकि चोरी तो हो गई आपके घर में। अब आपके सामने हुई हो या आपके सामने ना हुई हो, सामने हुई है तब तो आप जानते हैं, सामने हुई हो सकता है जब आपने उसे देखा हो जानते भी ना हो आप, तब भी वो अननोन के नाम जाएगी। जो चोरी कर रहा था हो सकता है आप उसको पहचानते हो तो आप उसको बता देंगे कि हाँ ये व्यक्ति था, यहाँ रहता था। हो सकता है आपको नाम पता ना हो, पर इतना तो बता ही देंगे ये व्यक्ति है। तो वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। मेड टू अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के लिए वो होगी, इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस संहिता। और किस लिए होनी चाहिए ये जो इस तरह की कंप्लेंट है, एक्शन लेने के लिए होनी चाहिए संहिता के अंदर। इट मस्ट नॉट बी अ पुलिस रिपोर्ट, और ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ
आवश्यक जो एक वैलिड कंप्लेंट के लिए जो आवश्यक इसेंशियल्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो कुछ थे जो मैंने आपको समझाया। ये बेसिकली क्या है, आपको मैंने मेंस के परिप्रेक्ष्य पे ये चीजें बताई हुई। मेंस में जब अगर आपसे कोई कंप्लेंट डिफाइन करने की बात करता है तो आपको इस तरह से बताना। ये तो हुई यहां तक बात। अब आते हैं हम डीम्ड कंप्लेंट। ये सुना होगा आपने और इससे क्वेश्चंस भी कई बार बनता है। डीम्ड कंप्लेनेंट से भी क्वेश्चन कई बार बनता है। तो इसको कि कब ये माना जाएगा, ये परिवादी माना जाएगा, कब ये परिवाद मानी जाएगी। तो इससे क्वेश्चंस बनता है कई बार डीम्ड कंप्लेंट और डीम्ड कंप्लेनेंट। डीम्ड माने माना गया, मानी गई शिकायत, मानी गया शिकायतकर्ता, परिवाद परिवादी। तो एक्सप्लेनेशन जो हमारे बेयर एक्ट में जो है, हमारे जो सीआरपीसी की 2D और BNSS की हमारे 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज A, सब क्लॉज H में जो डिफाइन करा है, जो डेफिनेशन, उसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज का जवाब मिलता है कि डीम्ड कंप्लेनेंट कौन। साथ ही इस चीज का भी जवाब मिलता है कि डीम्ड कंप्लेनेंट कौन होगा। तो अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस, एक रिपोर्ट बनाई गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक केस में। अब इसको केस क्यों कहा गया, क्योंकि रजिस्टर्ड कहा गया, ऑफेंस नहीं कहा गया, इसीलिए जो मैंने ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ केस लिखा है, केस का मतलब क्या है कि ऑफेंस रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेनेंट। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी है, एक रिपोर्ट बनाई गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक केस में, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा डिस्क्लोज करती है कि ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तब ऐसी सिचुएशन में वो जो कंप्लेंट थी, वो जो शिकायत थी, वो डीम्ड कंप्लेंट हो जाएगी। और थोड़ा इजी मैं करूं तो ए व्यक्ति, ये मान के चलो, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है बी व्यक्ति। अब ए ने कंप्लेंट दी थी किसके अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट, ठीक है। सी के अगेंस्ट ए ने कंप्लेंट दी, और कंप्लेंट दी किसकी, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट दी। और ये जो बी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इसने वो FIR रजिस्टर्ड करी और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, क्योंकि कॉग्निजेबल में तो आपको मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अब जब मजिस्ट्रेट, जब ये पुलिस ऑफिसर है, जब इन्वेस्टिगेशन किया, और तब इसको सामने एक चीज निकल के आई ऐसा कि ये ऑफेंस जो ए ने बताया था कि सी के अगेंस्ट, वो कॉग्निजेबल है ही नहीं, वो एक्चुअल में जो है वो नॉन कॉग्निजेबल का ऑफेंस है यहाँ पे, जो हमें पाया गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो शिकायत है, ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इसे अब डीम्ड कंप्लेंट माना, यानी इसमें अब चार्जशीट नहीं जाएगी, रिपोर्ट 173(2) में जाती है, वो नहीं जाएगी, इसे डीम्ड कंप्लेंट माना जाए। और जो एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be the complainant। और डीम्ड कंप्लेनेंट कौन होगा, तो ये जो पुलिस ऑफिसर है, जो कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस देखने के बाद, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जब इसने देखा तो इसको निकल के आया कि नॉन कॉग्निजेबल है। तो जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो ऑफिसर जो इस तरह की रिपोर्ट तैयार कर रहा था, वही हमारा डीम्ड कंप्लेनेंट कहलाए। तो यहां पे जो हमें समझना है, अगर आपसे कोई पूछे डीम्ड कंप्लेनेंट कौन है, तो डीम्ड कंप्लेनेंट वो है जब एक कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगा कि ये जो केस है, ये इसका है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब ऐसी जो शिकायत थी ये डीम्ड कंप्लेंट कहलाएगी। और जो व्यक्ति जिसने इन्वेस्टिगेशन करके इस तरह की रिपोर्ट तैयार की है, वो डीम्ड कंप्लेनेंट कहलाएगा।
यानी वो परिवादी माना जाएगा और ये जो 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 ये शिकायत थी वो परिवाद मानी जाएगी। तो यहां से आपकी दो चीजें निकल के आई, एक तो डीम्ड कंप्लेंट और एक डीम्ड कंप्लेंट है। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों डीम्ड कंप्लेंट के रिगार्डिंग कुछ केस लॉज हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उसको समझ लेते हैं, जो कि आपके मेंस के एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट मस्ट बी नोटेड हेयर इन केस ऑफ डीम्ड कंप्लेंट, ठीक है। यहां पर नोट किया जाना चाहिए, इस केस में डीम्ड कंप्लेंट के केस में द पुलिस ऑफिसर स्टार्ट investigation the case on the premise that it is cognizable offense। तो उसने केस जो करा है, वो जो केस करा ऑन द premise इट्स अ cognizable offense। तो उसने जो केस का इन्वेस्टिगेशन जो किया था स्टार्ट, वो कॉग्निजेबल केस समझ कर किया था, पर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट टर्न्ड आउट टू बी अ नॉन कॉग्निजेबल। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो चीजें निकल के आई, जो चीजें पता चली, टर्न आउट हुई, जो चीजें वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की निकल आई। तो डीम्ड कंप्लेंट की बात जब भी होगी तब ऐसी सिचुएशन ही होनी चाहिए, तभी कहेंगे कि डीम्ड कंप्लेंट। पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कॉग्निजेबल केस की करनी है, और नॉन कॉग्निजेबल निकल आता है केस ऐसी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद, तब ये कहेंगे कि ये डीम्ड कंप्लेंट है। हाउएवर, जबकि इफ पुलिस ऑफिसर ट्रीट इट इज एज नॉन केवल केस इनिशियली। अब इसका देखो उल्टा हो रहा है, आप ऐसे समझो कि वहीं अगर ये जो पुलिस ऑफिसर है और केस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल केस को इनिशियली है, एंड टेक्स परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 174 BNSS और 155 CRPC। तो नॉन कॉग्निजेबल केस है, आपको पता है कि 174 CRPC, 174 का 2 CRPC उसमें लिखा कि बगैर मजिस्ट्रेट की परमिशन के कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सके। अरेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया जाएगा नॉन कॉग्निजेबल केस में जब तक मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर ना। ऐसे ही 155 CRPC भी यही बात बताती है, कोई भी चेंज नहीं। तो अब ये जो सिचुएशन एक ऐसी है कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक केस को नॉन कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट करता है और परमिशन लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, एंड देन इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होता है, द केस इन सच अ सिनेरियो द पुलिस रिपोर्ट फाइल्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड कंप्लेंट। ठीक है। अब वो इनिशियल तो ये कर रहा था, पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चीज निकल के आई, ये तो कॉग्निजेबल है केस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में बताया कि इसे डीम्ड कंप्लेंट नहीं मानेंगे। ठीक है। तो इस तरह की जो पुलिस रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रेडी करेगा, तैयार करेगा, इस तरह की रिपोर्ट को हम डीम्ड कंप्लेंट नहीं मानेंगे। यानी अगर आप, मैं सिंपल अगर आपको टर्म में समझाऊं तो एक कॉग्निजेबल केस के इनिशियली आप एक कॉग्निजेबल केस मान के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और नॉन कॉग्निजेबल निकल आया, तब तो वो डीम्ड कंप्लेंट कहलाएगी। वहीं अगर आप नॉन कॉग्निजेबल विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाद में फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से ऐसा टर्न आउट होके आता है कि ये केस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, तब इसे डीम्ड कंप्लेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा। तब इसमें क्या होगा मैं आपको थोड़ा और बता दूं, वैसे आप बताने वाली ये चीज है नहीं। तब इस सिचुएशन में यही होगा कि जैसे ही वो कॉग्निजेबल निकला, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर्टिकुलर उन सेक्शंस में FIR करेगा और फिर उसके रिगार्डिंग कॉग्निजेबल केस के रिगार्डिंग फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा, और फिर जो प्रोसीजर है, जो चार्जशीट तैयार करनी है, फिर चार्जशीट जो 173(2) और 193(3) नए लॉ में वो कोर्ट में फाइल करेगा ताकि उस पर कॉग्निजेंस लिया जा सके। तो वो प्रोसीजर है। हमें यहाँ पे ये समझना है कि क्या होगा इस सिचुएशन में, कब डीम्ड कंप्लेंट माना जाएगा। उसी का अगर उल्टा अगर चीज होती है कि आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह आप ट्रीट कर रहे हो और कॉग्निजेबल निकला है, तब डीम्ड कंप्लेंट नहीं माना जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, माइट भी चांसेस हैं। ठीक है।
अब एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड इन केस ऑफ लाल ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसको आप याद रख लेना। 1996 सुप्रीम कोर्ट दैट एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2D नाउ सेक्शन 21H है ना, 2D हो गया सीआरपीसी का और 21H हो गया बीएनएसएस का। यहाँ पे बीएनएसएस कर लेना, आप बीएनएस लिखा ना, बीएनएसएस कर लेना। Cover only those cases where police initiate investigation into cognizable offense, but the offense turn out to be non-cognizable। तो ये कहते हैं तो जो 2D का एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ इतनी बात को ही कवर करता है कि कोई केस इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था कॉग्निजेबल केस के तौर पे, पर बाद में ऐसा तर्क ऐसा टर्न आउट होके निकला, ऐसा ऐसी चीज निकल के आई उस ऑफेंस से रिलेटेड कि वो नॉन कॉग्निजेबल, तो उतनी बात को ये कवर करता है, वो इतनी सी बात इस जजमेंट ने बताई। अब फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट की बात कर लेते हैं कि कोई कंप्लेंट अगर आप दे रहे हैं मजिस्ट्रेट को तो कोई फॉर्मेट होगा क्या? इज देयर एनी फॉर्मेट? कोई फॉर्मेट बनाया गया हो कि इसी फॉर्मेट में ही कंप्लेंट दी जाएगी? तो अ कंप्लेंट मे बी मेड ओरल और राइटिंग, नो पर्टिकुलर फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड। कोई भी फॉर्मेट इस तरह का रिक्वायर नहीं है, कंप्लेंट जो है वो तो ओरल हो या राइटिंग में हो, बस इतनी सी बात कही। सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफवाह जहान 2006 SCC 627 held that there is no particular format of, तो ऐसा हमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहान, उसमें अभी निर्धारित किया गया कि जो कंप्लेंट है, जो परिवाद है, उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, बस वो ओरल और राइटिंग में होनी चाहिए। नॉमिक्लेचर इज आल्सो इनकंसिक्वेंशियल। नॉमिक्लेचर क्या होता है? नामकरण। तो नामकरण जो है वो अपने आप में ही महत्वहीन है। कंप्लेनेंट नीड नॉट बी अ पर्सन एग्रीव्ड। अब एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बन के आता है कि कंप्लेनेंट कौन होगा? तो मैं आपको बता दूं 2D के लिए कंप्लेंट वही नहीं होगा जो एग्रीड है, जो सताया गया है ना, जो विक्टिम है, वही नहीं होगा, कोई और भी हो सकता है। एक्सेप्ट इन केस फाइलिंग अंडर सेक्शन 195 to 199 ऑफ सीआरपीसी और 215 से 222 BNSS। तो मैं बता दूं कि 2D के लिए जो एग्रीव्ड पर्सन होगा कंप्लेंट के लिए, वो आवश्यक नहीं है कि एग्रीव्ड पर्सन ही हो, कोई और भी हो सकता है। पर जहां मामला 1 से 95 से 1 से 99 ऑफ सीआरपीसी आता है, यानी 195 to 199 ऑफ सीआरपीसी आता है, या नए लॉ की बात करें तो सेक्शन 215 to 222 ऑफ VNSS आता है, वहां पे जो कंप्लेनेंट है उसे मस्ट होना चाहिए एग्रीव्ड पर्सन। ये इतनी सी बात बता। A person having knowledge of the commission of any offense can file a complaint। अब एक क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, हु कैन फाइल कंप्लेंट? कंप्लेंट कौन कर सकता है? तो हर वो व्यक्ति जिसे कमीशन ऑफ ऑफेंस की नॉलेज है, जिसे ये ऐसी नॉलेज है कि कोई ऑफेंस घटित हुआ है, हर वो व्यक्ति जो ऐसी जानकारी रखता है कि इस तरह का कोई ऑफेंस हुआ है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो ये नहीं कहेगा कि कंप्लेंट वही व्यक्ति फाइल करेगा जो एग्रीव्ड है, नहीं, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है वही कंप्लेंट फाइल करेगा, ऐसा नहीं है। वो भी व्यक्ति फाइल कर सकता है जिसे इस तरह की नॉलेज है। तो कुछ क्वेश्चंस यहां से आप ऐसे समझो, सम स्पेशल एंड लोकल एक्ट्स, जैसे आपका हो गया कैटल ट्रेसपास एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट, एम्प्लॉय प्रिवेंट फूड एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट provides that complaints should be made only by some particular persons। तो ये कुछ सम स्पेशल और लोकल एक्ट है। मैंने वहां पे बताया कि कंप्लेंट, आपको जस्ट पहले बताया था कि कंप्लेंट कोई भी वो फाइल कर सकता है जिससे नॉलेज हो कमीशन ऑफ ऑफेंस की, पर इन्होंने ये बताया कि कुछ स्पेशल और लोकल एक्ट्स हैं, जैसे कि कैटल ट्रेसपास एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया। इन एक्ट के अंतर्गत
जो कंप्लेंट है वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के द्वारा ही फाइल की जानी चाहिए, मतलब कोई भी वो व्यक्ति फाइल नहीं कर सकता जिसकी नॉलेज में हो कोई और। तो ये एक्चुअल में एक्सेप्शन था, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इन सब चीजों को जो मैं बता रहा हूं ये प्री के क्वेश्चंस हैं आपके लिए, मेंस में तो लिखना ही है आपको ये सब, पर ये प्री के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कंप्लेंट की डेफिनेशन, डीम्ड कंप्लेनेंट की डेफिनेशन, डीम्ड कंप्लेंट की डेफिनेशन, साथ ही फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, साथ ही कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, इन केस में पर्टिकुलर कंप्लेंट एग्रीड पर्सन ही फाइल करेगा। इन सभी तरह के जवाब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम आज की जो, आपको पता है कि हम लास्ट में एक एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने पहला ये है, व्हाट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी। कौन सी बात सही नहीं है कंप्लेंट के बारे में, यानी परिवाद के बारे में कौन सी बात सही नहीं है अंडर सेक्शन 2D के अंदर। तो कौन सी बात सही नहीं है? तो पहली बात जो इन्होंने बताई, इट इज मेड टू मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो जो कंप्लेंट है वो मजिस्ट्रेट के लिए होती है ताकि वो इस संहिता या इस कोड के अंतर्गत उसके ऊपर एक्शन ले सके। तो ये बात सही है। तो मेरे दोस्तों ये बात सही है। दूसरी बात जो बताई इन्होंने, इट इज एन एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग। तो क्या कंप्लेंट के अंतर्गत ऐसा मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एलिगेशन होनी चाहिए, वो और वो एलिगेशन कहने होनी चाहिए ओरली में हो या राइटिंग में हो। तो दोस्तों ये भी बात सही हो जाती है आपकी। तीसरी बात, that some person whether known or unknown has committed an offense। तो क्या मैंने आपको ये बताया था कि जो कंप्लेंट में जो पर्सन होता है वो नोन हो सकता है, अननोन हो सकता है जिसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया हो, ऐसा कोई अपराध गठित किया हो, ऐसा अपराध उसने किया हो और ऐसा पर्सन नोन और अननोन दोनों हो सकते हैं, ऐसा बताया था क्या मैंने कि डेफिनेशन में? तो दोस्तों ये भी बताया था, तो ये भी बात आपकी सही हो जाती है। लास्ट जो बात है, इट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो क्या मैंने ऐसा बताया था आपको कि कंप्लेंट की जो डेफिनेशन हमें दी है सेक्शन 2D, और नए लॉ में अगर बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज H, उसके अंतर्गत हमने कहा था कि इसके अंदर पुलिस रिपोर्ट भी इंक्लूड है। तो यही बात गलत हो जाती है। मैंने आपको समझाया था कि इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है, डू नॉट इंक्लूड बताया था। डेफिनेशन में वो डू नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो आंसर आपका हो जाता है डी। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। कोई भी ऐसे ही एलिगेशन जो बनाए गए हो ओरली और राइटिंग में मजिस्ट्रेट के लिए, विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, जिससे कि इस संहिता के अंतर्गत उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, और इस तरह का व्यक्ति जो है वो नोन और अननोन दोनों हो सकता है, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। एक्सप्लेनेशन इसका ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस which disclosed after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complainant, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। ऑलरेडी मैंने बताया कि कंप्लेंट कब हो जाएगी, वो कंप्लेनेंट कब कहलाएगा, वो डीम कंप्लेनेंट, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पर डिस्कस आपके साथ नहीं करूं। ये बात हुई। दूसरा क्वेश्चन जो है, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D कैन बी रिटन होगी, ओरल होगी, रिटन और ओरल होगी, नन ऑफ दी। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि सेक्शन 2D के अंदर कोई कंप्लेंट है, कैन बी, क्या वो रिटन में ही होगी, क्या वो ओरली होगी, या रिटन और ओरल हो सकती है, या नन ऑफ दीज। तो आंसर इसका सी है। मैंने बताया ऑलरेडी कि कंप्लेंट जो है, एलिगेशन है, वो या तो ओरल में होंगे या राइटिंग में। तीसरा क्वेश्चन,
कंप्लेंट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मस्ट बी ओरल, इन राइटिंग, ओरल और राइटिंग, नन ऑफ दीज। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, ओरल और इन राइटिंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 और सेक्शन 1, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का सब क्लॉज एच ऑफ बीएनएसएस 2023 डिफाइन, किसको डिफाइन करता है? तो क्या चार्ज को डिफाइन करता है, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है, क्या कंप्लेंट को डिफाइन करता है, क्या इंक्वायरी को डिफाइन करता है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का सब क्लॉज एच जो है वो कंप्लेंट को डिफाइन करता है, वो जो सीआरपीसी 2D में भी कंप्लेंट को डिफाइन किया गया था। कंप्लेंट एज डिफाइन अंडर सेक्शन 2(1)H, क्वेश्चन नंबर 5 है वो, ये क्वेश्चन पूछा गया, कंप्लेंट एज डिफाइन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज H विथ कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली, बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो कंप्लेंट जो दी गई इसके अकॉर्डिंग जो ऑफेंस है जो आएगा वो कौन से ऑफेंस आएंगे? तो क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग कंप्लेंट दी जा सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग कंप्लेंट दी जा सकती है, तो बोथ के रिगार्डिंग कंप्लेंट दी जा सकती है क्या? तो आंसर है बोथ। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कमीशन ऑफ ऑफेंस होना चाहिए, और कमीशन ऑन ऑफेंस होना चाहिए वो किसके लिए? या तो कॉग्निजेबल उससे निकल के आ रहा हो या नॉन कॉग्निजेबल, दोनों ही सिनेरियो में आप इस तरह की कंप्लेंट दे सकते हो। द मोस्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द कंप्लेंट इज, तो सबसे महत्वपूर्ण इसेंशियल इंग्रेडिएंट मतलब आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए कंप्लेंट का, वो बताओ आप। एन एलिगेशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, कोई एलिगेशन होनी चाहिए रॉन्गफुल एक्ट के। एन एलिगेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ राइट, कोई एलिगेशन होनी चाहिए ब्रीच ऑफ राइट्स के। एन एलिगेशन ऑफ सम फिजिकल इंजरी, कोई एलिगेशन होने चाहिए फिजिकल इंजरी के। एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विद अ व्यू टू टेक एन एक्शन, तो एलिगेशन होनी चाहिए किसी ऑफेंस के, और किसके लिए होनी चाहिए? ताकि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके। तो कंप्लेंट के अंतर्गत क्या बताया गया था? यही बताया गया था कि एलिगेशन होनी चाहिए किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग, कमीशन ऑफ ऑफेंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए। और ऑफेंस के रिगार्डिंग भी कैसे ऑफेंस के रिगार्डिंग? ताकि इस संहिता के अंतर्गत उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो अब यहां पर आंसर क्या हो जाता है सही? आपका आंसर इज डी, डी आंसर सही हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो थी इतनी बात। थैंक यू सो मच। आज के इस लेक्चर में इतना ही। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए, आपको ये एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करनी है, पढ़ने के लिए पीपीटी चाहिए, तो आप एक QR कोड स्कैन करके इसको ले लें। और लीगल गाइड 360 भी अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ऑलरेडी डाल देता हूँ। एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल to get free study material. और thank you so much for watching this video and please subscribe for more videos. अगर आपको और इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और टाइम टू टाइम आप इंफॉर्मेशन लेते रहें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर एक नए लेक्चर सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।